होतोय का? नाही ना, इकडे बंद आहे. ओके, स्टार्ट करू ना? हाँ हाँ. नमस्कार, मैं परिणीता नलावड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑल अचीवर्स ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों ने जो टाइम दिया है वो आपके जीवन का एक बेहतरीन समय होने वाला है। अब मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आज के हमारे वक्ता श्री RM प्रभुदेसाई जी का। उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल के होने के बावजूद 1 घंटा हमें देने का वादा किया है। वो इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि अगर हम दूसरों के जीवन उनको जो चाहिए वो पाने के लिए अगर सपोर्ट करेंगे तो भगवान हमें अपने जीवन में जो चाहिए वो देते हैं। वे एक प्रसिद्ध फाइनेंशियल प्लानर 25 साल से इस फाइनेंशियल फील्ड में है। 17 साल से फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का उनका अनुभव है। 5000 अधिक फैमिलीज का फाइनेंशियल प्लानिंग उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में किया हुआ है। 12,000 अधिक क्लाइंट बेस उनके पास है। श्री उन्हें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सन 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रतिनिधित्व किया हुआ था। आज वे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे विराजमान है। फाइनेंशियल प्लानिंग इस विषय में उन्होंने पूरे भारत देश में बहुत सारी स्पीच है। उनकी एक विशेषता है कि वो जो सीखते हैं या एडवाइस देते हैं वो खुद भी इम्प्लीमेंट करते हैं। उनका मानना है कि हम सभी अभी एक लाइफ टाइम विद्यार्थी है, इसलिए अभी भी उनकी इंश्योरेंस और फाइनेंस की पढ़ाई जारी है। वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। आप उनके YouTube पे अलग अलग विषय पे टॉपिक कर फाइनेंशियल प्लानिंग के बाहुबली श्री RM प्रभुदेसाई जी का। प्लीज जॉइन हैंड्स इन वेलकमिंग श्री RM प्रभुदेसाई जी। ओवर टू सर। थँक यू व्हेरी मच परिणीता मॅडम, थँक यू व्हेरी मच. माझा AV बरोबर आहे? ओके. या कुंदेंदु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष झाड्यापा. तो थैंक यू वेरी मच. आज के ऑर्गेनाइजर को थैंक यू वेरी मच. आज आपने मुझे बुलाया इधर और मेरा दिल का सबका नजदीक वाला जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आज बात करने का मुझे आज मौका दिया. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. ऐसा बोला जाता है कि आइसक्रीम जो होती है ना वो मेल्ट होने से पहले खाना चाहिए, वैसा ही लाइफ जो है जाने से पहले वैसा ही जीना चाहिए, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं. आइसक्रीम पिघलने से पहले खाना चाहिए, लेकिन मोमबत्ती जो होती है, कैंडल जो होती है वो भी पिघलती है, लेकिन वो पिघलते पिघलते दुनिया को प्रकाश भी देती है. वैसा ऐसा मुझे लगता है कि आज जिन्होंने आपको इधर इनवाइट किया है, आज लॉकडाउन पीरियड में भी, आज सोशल डिस्टेंस के टाइम में भी इन लोगों ने आपको आज इनवाइट किया है और आपके जीवन में कुछ प्रकाश डालने के लिए आज आपको बुलाया. तो थैंक यू वेरी मच. ऑर्गेनाइजर को मैं वापस एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं. आज का जो सब्जेक्ट है हाउ टू फेस बिग लॉकडाउन, ये सब्जेक्ट है, ये आप लोगों ने देखा रहेगा इसमें. तो आज हम लोग करीब 2.5 से 3 महीना के लॉकडाउन में है और ये 3 महीने के लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा कि बहुत लोगों को थोड़ा तकलीफ है. बहुत लोगों का आज इनकम का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा का इनकम कम हो गया, बहुत लोगों का इनकम बंद हो गया. इसमें आप थोड़ा लोग तकलीफ में है. तो 3 महीना के लॉकडाउन में तकलीफ हो सकती है. तो हमारे जीवन में और एक बहुत बड़ा लॉकडाउन आने वाला है और उसका नाम है रिटायरमेंट.
आज ये जो लॉकडाउन अभी जो चल रहा है, इसके बारे में अपने को कुछ भी मालूम नहीं था। इसके लिए बहुत लोगों ने इसका तैयारी नहीं किया था। इसके लिए आज थोड़ा सा तकलीफ होती है, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये टेम्पररी है, शॉर्ट पीरियड का है। लेकिन 60 का आगे का जो लॉकडाउन है, ये बहुत लंबा लॉकडाउन है। और उसका वो टाइम में आज अपने को मालूम है ये लॉकडाउन खत्म होगा, आगे जाके हम लोग इनकम करेंगे, हम वापस पहले जैसा होंगे, ये अपने को आज मालूम है। लेकिन 60 के आगे हमारा इनकम बंद होने वाला है। और ये टाइम में अपने को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज का ये सेशन है। किधर भी हम लोग जर्नी डिसाइड करते हैं, किधर भी अपने को पहुंचना है, तो उसका हम लोग तैयारी करते हैं। लेकिन तैयारी कैसे करते हैं? जिधर पहुंचना है, सपोज मुझे शिमला जाना है, शिमला में बहुत ठंडी होती है, तो ठंडी के सुटेबल मैं बैग पैक करेगा। सपोज मुझे राजस्थान जाना है, राजस्थान में बहुत गर्मी है, तो गर्मी का रिलेटेड जैसा लगेगा वैसा मैं बैग पैक करेगा। तो जिधर जिधर जाना है अपने को, वो हिसाब से अपने को तैयारी करना पड़ता है। तो 60 का आगे का जर्नी, इसके लिए क्या क्या चीजें करना पड़ेगा, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन किधर भी हम लोग पहुंचते हैं, अभी सपोज शिमला जाना है, तो उसका जिधर जाने का अपने को एड्रेस मालूम पड़ेगा, और एड्रेस के साथ साथ डायरेक्शन मालूम पड़ेगा, तो हम लोग अच्छी तरह वो डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच सकेंगे। वैसा आज मैं बताने जा रहा हूं, वो रिटायरमेंट का आपको एड्रेस भी बताने जा रहा हूं और उसका डायरेक्शन भी बताने जा रहा हूं। लेकिन आप बोलेंगे आप तो रिटायर्ड नहीं हो गए, आपको ये जर्नी का मालूम कैसे? ये एड्रेस और डायरेक्शन आप कैसा दे सकते हैं? क्योंकि मैं इसके लिए दे सकता हूं कि 25 साल से ये फील्ड में हूं और ये जर्नी का बहुत अच्छी तरह मैंने स्टडी किया है। मैंने करीब 5000 फैमिलीज का प्लानिंग किया है फाइनेंशियल, तभी मुझे ये जर्नी का बहुत अच्छी तरह आइडिया है और उसमें से कुछ बातें, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। मुझे जो बताना है वो मैं एक अभी स्टोरी बताने वाला हूं। ये स्टोरी में मेरा पूरा मैसेज छुपा हुआ है। ये स्टोरी आप अच्छी तरह सुनेंगे तो मुझे जो बताना है ये पूरा चीज आपको इसमें मालूम पड़ेगा। ये स्टोरी अपने को ध्यान से सुनना पड़ेगा और बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन का जो आंसर है आपको चैट बॉक्स में डालना जरूरी है। हम लोग खाली मैं बात करेगा, आप सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम लोग एक दूसरे के साथ बात करके, लेकिन आप बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप चैटिंग इसमें चैट बॉक्स में आपका ये डाल सकेंगे। एक जगह पे ऐसा सिस्टम था, ये पुरानी बात है, कि ऐसा पब्लिक लोग जमा होते थे। एक एलिफेंट होता था, एक एलिफेंट हार पब्लिक के ऊपर डालता था और जिसके गले में वो हार गिरता था वो उधर का किंग बनता था। उधर इलेक्शन नाम का ये सब पद्धत नहीं था और जिसके गले में हार गिर गया वो उधर का राजा बन गया। पर राजा सिर्फ 5 साल के लिए होता था। 5 साल के बाद वो राज्य के बाहर एक जंगल होता था, जंगल में उसको छोड़ दिया जाता था और जंगल में से एकदम डेंजर जोन था, उधर के हिंस्र पशु पक्षी उसको मार डालते थे। राजा बनने के बाद लाइफ में जो चाहिए ले लो, लेकिन 5 साल के बाद इस तरह से उनका जीवन में होता था। ऐसा ही एक के गले में हार डाल दिया गया और उधर का वो किंग बन गया और उसके 5 साल कंप्लीट भी हो गए। जिस दिन 5 साल कंप्लीट हो गए, उधर के सोल्जर्स लोग आए उसको पकड़ के लेके जाने के लिए। खुशी तो कोई जाएगा नहीं, जंगल में जाना तो मरना सबको मालूम था, तो उसको पकड़ के खींच के लेके जाना पड़ता था। लेकिन वो बोलता क्या है राजा, मुझे पकड़ के लेके जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद होके वो जंगल में जाने के लिए तैयार हूं। सोल्जर से एकदम सरप्राइज हो गए, उनको लगा इसको इधर क्या होने वाला मालूम नहीं है या उधर का कल्पना करके ये पागल हो गया रहेगा, ऐसा सोल्जर्स को लगा। सोल्जर्स जा रहे थे, उसके पीछे वो राजा जा रहा था, उसके पीछे भी और सोल्जर्स थे। पूरा जनता ये प्रोग्राम देखने के लिए सब खड़ी थी। वो जनता भी एकदम सरप्राइज होगी कि राजा इतना खुशी से क्यों जा रहा है। उसका राज्य के बाहर एक छोटी नदी होती थी, नदी क्रॉस करने के बाद ये जंगल होता था। नदी में जो बोट चला रहा था, बोट में आके राजा बैठा, बोट चलाने वाला भी सरप्राइज हो गया। हर 5 सालों में एक रोने वालों को मैं लेके जाता हूं, ये खुशी इतना खुशी से बैठा क्यों? उसने राजा को बोला, आप दिखने में वैसे पागल तो नहीं लग रहे, आप में ऐसा कुछ तो होगा जिसके वजह से आप इतना खुशी से जाते होंगे। राजा ने बोला, आपने एकदम सही पहचाना। मैं सोच रहा था अभी तक मुझे किसी ने क्यों नहीं पूछा, आपने पूछा करके मैं बता देता हूं। जिस दिन मैं राजा बन गया ना, मुझे मालूम था 5 साल के बाद क्या होने वाला है। इसीलिए उसने क्या किया, पहले साल में
राजा बनने के बाद पहले साल में अपने सभी सैनिकों को वो जंगल में भेजा और जंगल पूरा साफ करके ले लिया। उसके हाथ में पावर था, ये पावर का यूज करके उन्होंने वो पूरा जंगल साफ करके ले लिया। दूसरे साल में उसने क्या किया, अपने जो मिनिस्टर लोग थे, मिनिस्टर लोगों को जंगल में भेजा और वो जंगल का एक सुंदर नगर में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसका पूरा प्लानिंग बना के ले लिया। तीसरे साल में उधर के जो अच्छे बिल्डर लोग थे, बिल्डर लोगों को जंगल में भेजा और उधर जंगल में अपने लिए एक सुंदर राजमहल का निर्माण किया। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब तैयार करके ले लिया। चौथे साल में उधर के जो अच्छे व्यापारी थे, व्यापारी लोगों को जंगल में भेजा और उनको बोला कि उधर आप व्यापार डेवलप कीजिए। उधर उसमें टैक्स फ्री जोन करके डिक्लेयर किया और उधर पूरा व्यापार डेवलप किया। और उसने बताया ये 5 सालों में ये जंगल का एक अच्छा नगर में मैंने कन्वर्ट किया है। इधर मैं सिर्फ 5 साल का राजा था, उधर मैं लाइफ टाइम का राजा बनने वाला हूं और उधर की जनता आज मेरी राह देख रही है। इसके लिए खुशी से मैं जंगल में जा रहा हूं। मेरा एक सवाल है आप लोगों को, ये स्टोरी में से आपको क्या मालूम पड़ा? मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देने वाला हूं और ये 2 सेकंड में आपको मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो लैंग्वेज में आपको आती है आपको चैट बॉक्स में डालना है। ये स्टोरी से आपको क्या मालूम पड़ा? जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं आप उधर भी इसमें डाल सकते हैं कि ये स्टोरी से आपको क्या मालूम पड़ा। बहुत लोग डाल रहे, फ्यूचर प्लानिंग लिख रहे, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, ये सब लिख रहे। पहले राजा ने क्या किया? राजा बन गया करके सिर्फ एंजॉय किया, आगे के बारे में नहीं सोचा। लास्ट के राजा ने क्या किया? अभी का भी सोचा, बाद का भी सोचा, इसके लिए लाइफ टाइम का राजा बन गया। भारत देश में हर एक जन 22 से 25 ये उम्र में कमाना चालू कर लेते हैं। 58-60 तक बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं और बहुत पैसा खर्चा भी कर डालते हैं। बाद में अपने को भी जंगल में जाना है और जंगल मीन्स रिटायरमेंट लाइफ। ये सबसे बड़ा जो लॉकडाउन जो बताया ना, ये 60 का आगे का जर्नी, वो जंगल में सभी को जाना है और उसका जो तैयारी, जो जैसा ये राजा ने किया था वैसा तैयारी हम लोग करेंगे तो हम लोग भी जिंदगी भर का राजा बन सकते हैं। लेकिन आज इंडिया में क्या परिस्थिति है, आज इंडिया का क्या परिस्थिति है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं इसके लिए बताना चाहता हूं कि जिन्होंने जो गलती किया ना, वो सब गलती अपनों को करना चाहिए ऐसा नहीं है। लोगों ने जो गलती किया वो हम लोग सीखेंगे और हम लोग ये गलती कभी नहीं करेंगे। एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, इन्होंने इंडिया का पूरा सर्वे किया गया और ये सर्वे में उनको क्या मालूम पड़ा, ये रियल सर्वे मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। आपको ध्यान से सुनना है और बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आपको तुरंत उसका आंसर देना है। आज इंडिया में 100 लोग रिटायर्ड होते हैं, मतलब वो जॉब करने वाले हो दो, बिजनेस करने वाले होने दो, प्राइवेट जॉब होने दो, गवर्नमेंट जॉब होने दो, 100 लोग रिटायर्ड होते हैं। उसमें से 63% को लोगों को दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। 63% लोग आज दूसरे के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड है। बच्चे लोग नहीं देख रहे, उसके रीजन अलग अलग है। बच्चे लोग खराब नहीं होते हैं कि अलग अलग रीजन से बच्चे लोग नहीं देखते थे, उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है। वो समाज वाला, अपने को कोई देखता रहेगा देखना, ये सेकंड ऑप्शन है। और वो भी देखने वाले नहीं होंगे, बच्चे ही नहीं देखेंगे तो समाज वाला किधर से देखेगा, तो उनके पास तीसरा ऑप्शन होता है, वो मतलब वृद्धाश्रम में होते हैं। ऐसा इंडिया में 63% लोग होते हैं। 27% लोगों का डेथ होता है, 27% लोगों का रिटायर के बाद डेथ होता है। लेकिन उसमें से 50% मतलब 27 का 50% लोगों का डेथ एक ही रीजन से होता है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनका डेथ होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं। मैं एक शॉर्ट में एक रियल एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं। दादर में मेरा डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पहचान वाला एक परिवार के बारे में बताने जा रहा हूं। दादर में एक परिवार, हस्बैंड वाइफ, 2 बेटियां, महाराष्ट्रियन फैमिली थी। उन्होंने दोनों बेटियों को अच्छी तरह पढ़ाया और दोनों बेटियां का शादी करके दे दिया। अभी ये प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद उनको जो फंड मिला था उन्होंने पोस्ट ऑफिस और बैंक में रखा हुआ था और उसका जो इंटरेस्ट आता था उसमें दोनों आराम से जी रहे थे। लेकिन थोड़ा टाइम के बाद, 1-2 साल के बाद उनका हेल्थ का प्रॉब्लम चालू हो गया। थोड़ा सा क्रिटिकल इलनेस का प्रॉब्लम था, हेल्थ का प्रॉब्लम था। तो दादर में एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उधर 7-8 दिन ट्रीटमेंट चला।
उधर से ठीक नहीं हुआ, उनको रेकमेंड किया गया घाटकोपर का कोहिनूर हॉस्पिटल, घाटकोपर कुर्ला के नजदीक ये कोहिनूर नाम का हॉस्पिटल, उसको एडमिट किया। उधर करीब 22 डेज 22 दिन ट्रीटमेंट चला, ठीक नहीं हुआ, उनको रिकमेंड किया गया हिंदुजा हॉस्पिटल माहिम। 1 महीने में करीब 10 लाख रुपया खर्चा हो गया। अभी 1 महीने का बिल 10 लाख रुपया था और अभी उनका मतलब ये बात थोड़ी सी पुरानी है, 1-1.5 साल पहले की बात है। अभी उनका डिस्कशन चल रहा है कि ये ट्रीटमेंट हम लोग आगे करें या नहीं करें। डिस्कशन में कौन बैठे हैं? दोनों बेटियां बैठी है और दोनों उनके हस्बैंड दामाद बैठे हैं और चारों मिलके अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूं कि ये ट्रीटमेंट हम लोग आगे करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये चीज का। अब मुझे बताइए, मेरा एज है 65, मैंने दुनिया के लिए जो चाहिए किया, परिवार के लिए जो चाहिए किया, अभी मेरा एज है 65 है। आगे मुझे जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए, इसका डिसीजन किसने लेना चाहिए? मैंने लेना चाहिए। पैसा रहेगा तो मैं लेगा, पैसा नहीं रहेगा तो दूसरे लोग मैं जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए इसका निर्णय लेते हैं। अभी 10 लाख तक का निर्णय उनका खुद का था, क्योंकि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो सब निकाल के उन्होंने खर्चा किया था। अभी खत्म हो गए, अभी वो खुद निर्णय नहीं ले सकते। अभी आप मुझे बताइए कि ऐसा समझ के चलना थोड़ा टाइम के लिए वो ठीक होके आ गए घर पर, अभी जिएंगे कैसे? अभी तो उनका जो इन्वेस्टमेंट था तो चला गया। इसके लिए साथ साथ पेंशन भी होना बहुत बहुत जरूरत है। इंडिया में 5% लोग 60 के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद काम पे जाते हैं, काम करना पड़ता है। इंडिया में 5% लोग ऐसे होते हैं। मेरा मानना है 60 के बाद कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। आप हेल्थ अच्छा रखने के लिए काम किया तो चलेगा, समाज सेवा करके काम किया तो चलेगा, लेकिन घर चलाने के लिए अपने को काम नहीं करना चाहिए। और 60 के बाद जो पैसे के लिए काम करता है उनको मैं बोलता हूं कि वो जीवन में फेल हो गया। 4% इंडिपेंडेंट है, मतलब अपने पैसे के ऊपर जीने वाले भारत देश में सिर्फ 4% लोग हैं। इसमें ज्यादातर लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जिनको पेंशन है, ऐसे इंडिया में 4% लोग हैं और 1% लोग वेल्दी है, रिच है। 1% ये कौन है? टाटा, बिरला, अंबानी जैसे इंडिया में खाली 1% लोग हैं। ये परिस्थिति इंडिया में ऐसा ही रहेगा। आज आपको बैठ के डिसाइड करने का ये कौन सा परसेंटेज में आपको आना है। मैं वापस आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, आपको सभी को इसमें डालना है ये परसेंटेज में। आप कौन सा परसेंटेज में आना चाहती है? आप कौन सा परसेंटेज में आना चाहते हैं? आज बहुत लोगों ने 4% लिख दिया, बहुत लोगों ने 1% लिख दिया। आज बहुत लोग ये 5% में बहुत लोग आना चाहते हैं, लेकिन 95% लोग आते नहीं है। 95% लोग इसमें आते नहीं है। उसके 5 रीजन है। ये 5 रीजन मैं बताने जा रहा हूं और ये 5 रीजन अपने को मालूम पड़ गया। ये 63% मतलब तो जो डिपेंड होना है ना 60 के बाद, ये बहुत बड़ा खड्डा है, ऐसा मैं समझता हूं। ये खड्डे में लोग गिरते क्यों है, इसके 5 रीजन में बोलता हूं। ये 5 रीजन अपने को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अपने आजू बाजू में हमारे नियर डियर जो लोग हैं उनको भी बताना पड़ेगा कि ये खड्डे में हमारा कोई भी व्यक्ति गिरना नहीं चाहिए। ये खड्डे में गिरने का पहला रीजन ये है कि 60 के आगे का जो जर्नी है इसका गाइडलाइन देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ये फर्स्ट रीजन ये निकला। आज तक लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो 60 से पहले के जीवन के लिए क्या चेक करके देखना। आप आज घर पे जाके आपका पोर्टफोलियो निकाल के देखना, आपने ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो 60 के आगे के जर्नी के लिए किया। ये बताने के लिए 60 का आगे का जर्नी के बारे में बताने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, समझने के लिए भी डिफिकल्ट होते हैं। आज सब लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग बोलते हैं, मुझे 5 साल में पैसा चाहिए, 10 साल में पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लान खरीदते हैं, जिसके वजह से 60 का आगे का जर्नी का बोलने के लिए बड़ा तकलीफ होता है। सेकेंड रीजन है 25 से लेकर 60 उम्र तक, जैसा हम इनकम करना चाहिए 25 से 60 उम्र तक जीवन में बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं। और लोगों को कौन सा चीज पहला करना, कौन सा चीज बाद में करना ये मालूम नहीं पड़ता है। लोग अपने को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। आप बच्चों के लिए जो चाहिए करेंगे, आपके लिए खुद के लिए आपने कुछ किया नहीं रहेगा। आप चेक करके देख लो, अपने मम्मी डैडी को पूछो उन्होंने अपने जीवन के लिए क्या किया। आपके लिए जो चाहिए उन्होंने किया, अपने खुद के लिए कुछ नहीं किया रहेगा। ये सेकेंड रीजन निकला
एक खड्डे में गिरने का। तीसरा रीजन है, हर एक का स्वभाव अलग अलग है। बहुत लोग हमको बोलते हैं 60 उम्र के बाद जिएगा, इसका क्या गारंटी। तभी का तभी सोच लेते हैं, अभी लाइफ तो एंजॉय कर लेते हैं। और मराठी में बोलते हैं स्वभावाला औषध नाही। स्वभाव को हम लोग बदल नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने बोला वो लोग आज जी रहे हैं और उनके पास आज पैसे नहीं है। जीना मरना अपने हाथ में नहीं है, जिया तो क्या करेंगे। और बहुत लोग आज जी रहे हैं, आप आजू बाजू में देख सकते हैं। चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, सबसे ज्यादा खड्डे में गिरने वाला ये रीजन है, ऑलवेज पोस्टपोन प्लानिंग, वेटिंग फॉर फेवरेबल टाइम एंड मनी विच रेयरली हैपेंस। लोग प्लान पोस्टपोन करते हैं। क्यों करते हैं? आज उनको कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पैसे का प्रॉब्लम है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है? टाइम नहीं समझने के लिए। ये दो मेन रीजन से लोग प्लान पोस्टपोन करते हैं। जो लोग प्लान पोस्टपोन करते हैं उनके जीवन में 99% प्लान नहीं बनता है। आप चेक करके देखना थोड़ा सा, आपने आज तक कितना चीज बाद में बोला होगा, अभी तक हुआ नहीं रहेगा। मराठी में कहावत है, नंतर म्हटलं की अंतर पडतं। मतलब क्या है? बाद में बोला तो होता नहीं है। इसके लिए मैंने मेरे जीवन के लिए एक नियम किया, अच्छा चीज को कभी बाद में बोलना नहीं, खराब चीज जल्दी करना नहीं। लोग एग्जैक्टली उल्टा करते हैं, खराब चीज जल्दी जल्दी करते हैं और अच्छा चीज सोच सोच के करते हैं। और लास्ट रीजन, आपको इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जो आपको पीछे लग के करवा के ले ले। आप खुद होके 60 का आगे का जर्नी है ना, उसके बारे में आप खुद होके कभी भी नहीं सोचेंगे। आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको पीछे लग के ये जर्नी का तैयारी करके दे दे। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत लोगों को जीवन में आता ही नहीं, इसके वजह से लोग एक खड्डे में गिरते हैं। ऐसा व्यक्ति हमारे पास आता नहीं। तो आज जिन्होंने आपको इनवाइट किया, वो आपको सपोज पीछे लगता है कि ये जर्नी के बारे में आज ये सेशन सुनने के बाद वो आपको पीछे लगता रहेगा कि सर मैडम आप ये 60 का आगे का जर्नी का तैयारी कर लो, तो ये समझने का ये कि आपका लाइफ का सबसे नजदीक वाला दोस्त है, ऐसा समझना है। लेकिन कोई रीजन से वो आपको पीछे नहीं लग रहा है, कि आपके रिलेशन के वजह से वो आपको सपोज पीछे नहीं लगता है, तो आप उसको बोलना है कि आप मेरे पीछे लग के एक 60 का जर्नी का तैयारी करके ले लो और मुझे एक खड्डे में कभी भी गिरना नहीं चाहिए, ऐसा उनको अपने को बोलना पड़ेगा। आज किसी का जन्म होता है और एक अपना लाइफ होता है। ये लाइफ है ना, किसी का बर्थ होता है, एक ना एक दिन डेथ होता है। ये 100 साल का अपना लाइफ है। ये 100 साल की लाइफ में 3 स्टेजेस होते हैं। अपना लाइफ में 3 स्टेजेस है। 0 to 25 ये फर्स्ट स्टेज है, 25 to 60 सेकेंड स्टेज है, और 60 से लेके भगवान ने जो दिया है ये थर्ड स्टेज है। 0 to 25 ये एज में 0 to 25 ये एज जो होता है, इसमें हम लोग हमारे पेरेंट्स के इनकम के ऊपर जी रहे हैं। अपने को कोई टेंशन नहीं होता है कि पेरेंट्स का जो इनकम है उसके ऊपर हम लोग जिएंगे। 25 to 60 ये जर्नी होती है, ये स्टेज होती है, इसमें हमारा ओन इनकम होता है। ये ओन इनकम के ऊपर ये जर्नी हम लोग जी सकते हैं। ये जर्नी का तैयारी हमारा ओन इनकम से होती है। और 60 से लेके भगवान ने जो भी लाइफ दिया है, ये जर्नी आपने 25 से लेके 60 उम्र तक जो भी पैसा बचाया कॉर्पस के रूप में, जो भी आपने पैसा बचाया पेंशन के रूप में, ये जर्नी का ख्याल आपका ये जर्नी करेगा। आपका कॉर्पस और आपका पेंशन ये जर्नी का करेगा। आप देखेंगे 0 to 25 ये फर्स्ट जर्नी है, इसमें खाली 25 साल है। 25 to 60 ये जर्नी में 35 साल है। और 60 से लेके भगवान ने जो लाइफ दिया है, ये जर्नी में 40 इयर्स है। मुझसे सबसे लंबा जो जर्नी है वो 60 to 100 वाला है। ये सबसे लंबा वाला जर्नी है और ये लंबा जर्नी का तैयारी अपने को करना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं 60 से लेके 100 तक जीने का चांस है क्या? ये इतना लंबा जर्नी है क्या? डेफिनेटली ये बहुत लंबा जर्नी है। और वो 4 रीजन से लोग बहुत ज्यादा अभी जी रहे हैं। हमारे जो लॉन्ग लाइफ 4 रीजन के वजह से होता है। ये पहला रीजन है, आज बेस्ट मेडिसिन अवेलेबल है। पहले के जमाने में अच्छा क्वालिटी का मेडिसिन नहीं होता था, आज बेस्ट क्वालिटी के मेडिसिन अवेलेबल है।
जिसके वजह से लोग लाइफ ज्यादा है, लंबा हो रही लाइफ। दूसरा, बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है। आज बेस्ट क्वालिटी का बेस्ट ट्रीटमेंट आज इंडिया में भी अवेलेबल है और फॉरेन कंट्रीज में भी अपने को ट्रीटमेंट मिलता है। तीसरा रीजन है लॉन्ग लाइफ का, आज बहुत अवेयरनेस हो गया। आज बहुत लोग अपना ख्याल रखना चालू किया। रामदेव बाबा जी के प्रोग्राम बहुत लोग अटेंड करने लगे हैं, बहुत लोग हेल्थ का ख्याल रखने लगे हैं। बहुत सारे जिम आज चालू हो गए, आपने देखा रहेगा। तो आज जॉगिंग पार्क में आपको सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन नजर आएंगे। अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है, जिसके ये 4 रीजन के वजह से अपना जो लाइफ अपना एकदम लॉन्ग हो गया। हम लोग 100 साल तक जीने वाले हैं, ऐसा समझने का। बाद में भगवान ने जितना लाइफ दिया उतना ही जिएंगे, लेकिन हमको माइंड में अपने को डालना है हम लोग 100 ईयर्स एकदम राजा जैसे जीने वाले हैं। लेकिन एक राजा जैसे जीने में क्या लगेगा? आज आपने ये लॉकडाउन पीरियड में 3 चीजों का नाम ज्यादा सुनाई देता रहेगा, जो पहले हम लोगों ने ज्यादा सुनाई नहीं दिया था। ये 3 चीजें आपने सुना रहेगा। पहला है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस करके क्या होता है, पहला अपने को मालूम नहीं था, आज अपने को ज्यादा सुनाई दे रहा है। दूसरा, मास्क। ये मास्क कोई खाली डॉक्टर नर्सेस ये सब पहनते थे, आज आम आदमी आज मास्क पहनने लगा है। और तीसरा, सैनिटाइजर का यूज अभी बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन मैं ये बोलता हूं, ये सिर्फ लॉकडाउन पीरियड के नहीं है, हमारा जो फ्यूचर का जो लॉकडाउन पीरियड में है, उधर भी ये 60 से लेके भगवान ने जो लाइफ दिया ना, उधर भी ये उसका यूज हो सकता है। जिन्होंने अपना पेंशन का तैयारी नहीं किया, जिन्होंने अपना 60 का आगे का जर्नी के लिए कॉर्पस का तैयारी नहीं किया, तो उनको भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब हमारे साथ में लोग नजदीक आएंगे नहीं। जिनके पास पैसा नहीं होता है, उनके पास कोई आता नहीं है, सोशल डिस्टेंस लोग मेंटेन करने वाले हैं। मास्क मतलब क्या? लोग अपने पास बात नहीं करेंगे। जिनके पास पेंशन नहीं है, जिनके पास मनी पावर नहीं है, उनके साथ कोई बात नहीं करेगा, वो मास्क पहनेगा। और तीसरा, ये सोशल डिस्टेंस से बचने के लिए अपने पास सैनिटाइजर होना चाहिए। और सैनिटाइजर मतलब क्या है? पेंशन। सैनिटाइजर मतलब क्या है? कॉर्पस। और ये चीज तैयार अपने को अभी से करना पड़ेगा, उसका तैयारी अभी से अपने को करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूं आप लोगों को इसमें। और मैंने ना 4 रिटायर्ड लोगों का इंटरव्यू लिया। हम लोगों को खाली बताते ही नहीं है, हम 4 चीजें लोगों के पास सीखते भी है। और ये मैंने जो इंटरव्यू लिया, उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो मैं आपके सामने रखता हूं। और बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। 4 रिटायर्ड हो रहे हैं, 6 महीने के बाद रिटायर्ड होने वाले हैं। उनका नाम ABCD देता हूं, उनका रियल नाम मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता हूं। उनको नाम देते हैं ABCD। एक को पूछा, अंकल आप 6 महीने के बाद रिटायर्ड होंगे, आप क्या करोगे रिटायर्ड होने के बाद? ए अंकल बोलते हैं, जीवन में जो जो चीज मैंने नहीं किया, वो सब चीज मैं अभी करने वाला हूं। टाइम के वजह से, पैसे के वजह से मैंने लाइफ एंजॉय नहीं किया, लेकिन अभी मेरा जीवन एकदम मस्त राजा जैसे जीने वाला हूं, ऐसा ए अंकल बोलते हैं। बी अंकल को पूछा, अंकल आप 6 महीने के बाद रिटायर्ड होगे, आप क्या करोगे? बी अंकल बोलते हैं, मैं आराम का जिंदगी जिएगा। बहुत मजा करने के मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन आराम का जिंदगी जी सकता हूं, उतना पैसा मेरे पास है और मैं मस्त लाइफ आराम का जीने वाला हूं। सी अंकल को पूछा, अंकल आप रिटायर्ड हो गए, आप क्या करेंगे? सी अंकल बोलते हैं, मुझे मालूम है अभी 6 महीने के बाद रिटायर्ड होने वाला हूं, लेकिन मेरा क्या प्रॉब्लम था, मुझे राइट गाइडलाइन नहीं मिला और मुझे पैसे का भी प्रॉब्लम था, जिसके वजह से मैं पैसा बचा नहीं पाया, मैं सेविंग नहीं कर पाया, मुझे कोई पीछे लगा भी नहीं, जिसके वजह से मैंने पैसा बचाया नहीं। इसके लिए मुझे 60 के आगे काम तो करना ही पड़ेगा, मुझे नौकरी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ सेविंग बचा हुआ नहीं है। और आपके पास काम रहेगा तो आप मुझे बता दो, ऐसा सी अंकल बोलते हैं। और डी अंकल को पूछा, अंकल आप 6 महीने के बाद रिटायर्ड होंगे, आप क्या करेंगे? डी अंकल बोलते हैं, वो रिटायरमेंट का नाम भी आप मेरे सामने मत लेना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे सामने अंधेरा नजर आ रहा है, क्योंकि अभी मेरे से काम नहीं हो रहा है।
अभी से ही मेरे से काम नहीं हो रहा है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास काम भी नहीं हो रहा है, मुझे आगे कैसा जिएगा मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे पूरा अंधेरा नजर आ रहा है, आप उसका प्लीज कृपा करके उसका नाम मत लेना, ऐसा डी अंकल ने बोला। मेरा सवाल यह है, चारों का एज समान था, चारों ने अलग अलग आंसर क्यों दिया? चारों ने अलग अलग आंसर क्यों दिया? ये आगे का मैं प्रेजेंटेशन आप देख लो। ये जो लेफ्ट में जो दिख रहा है वो एज है, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, ये एज है। हाँ सगली का हम लोग 25 वाले को पूछते हैं, 25 वाला जो जिन्होंने आज इनकम चालू करना चालू किया उसको पूछते हैं, राजा अपने को हम लोग दो चीजें कर रहे हैं कि बचत करने का आदत लगाते हैं। जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो भी यही काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम लोग लोगों को मिलके बचत करने का आदत लगाते हैं और फ्यूचर में आगे का जर्नी का तैयारी करते हैं, प्लानिंग करके देते हैं। तो ये 25 वाले को हम लोग मिलते हैं ना, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये आप सहमत है कि नहीं है आप चार्ट बॉक्स में डाल सकते हैं। 25 वालों को पूछता हूं, राजा फ्यूचर का आप प्लानिंग करो, बचत कर लो, तो 25 वाला क्या बोलता मालूम है, मैं अभी जॉब चालू किया, आप आगे जरा रुको, जरा मुझे थोड़ा लाइफ एंजॉय करने दो, मजा करने दो, हम लोग करेंगे, आपको मैं बुलाता हूं, बाद में बुलाता हूं। ऐसा ये 25 वाले लोग बोलते हैं। उनके पास 30 वाले के पास पहुंचा, ये जब ये 30 होता है तभी उनके पास पहुंचता है। मैंने बोला राजा अभी तो चालू कर लो, 5 साल निकल गए आपके। तो 30 वाले क्या बोलते मालूम है कि अभी शादी करना है, शादी के लिए थोड़ा मैं तैयारी करता हूं, इस शादी होने के बाद मैं आपको बुलाता हूं। ऐसा करके वो पोस्टपोन करता है। जो लोग मैंने पहले बताया, जो लोग पोस्टपोन करते हैं उनके जीवन में 99% प्लान बनता नहीं। मैं 35 वाले को पास पहुंचा, 35 वाले को पास पहुंचा, वो क्या बोलता है, अभी बाबू आया घर में, बेबी आया, लक्ष्मी आई है घर में, है ना, उसका मुझे थोड़ा तैयारी करने दो, थोड़ा सा रिलीफ होने दो, बाद में मैं आपको बुला लेता हूं। ऐसा 35 वाले बोलते हैं। 40 वाले के पास पहुंचा तो 40 वाला क्या बोलता है कि आज सब लोग बोलते हैं कि कार होना चाहिए, सब बाहर टैक्सी का प्रॉब्लम है, ट्रेन का प्रॉब्लम है, कार घर में होना चाहिए, एक कार ले लेता हूं, परिवार का इच्छा कंप्लीट कर लेता हूं, बाद में मैं आपको बुला लेता हूं। ऐसा 40 वाले बोलते हैं। 45 में पहुंचा, 45 जब भी पहुंचता है तो बोलते हैं, 45 वाले हमको बोलते हैं कि हमारा घर जो है ना, जो छोटा है घर है, अभी अभी परिवार थोड़ा बढ़ गया तो हम लोग है ना एक छोटा बड़ा घर लेना मैं चाहता हूं, और उसके लोन बिन के चक्कर में जो थोड़ा हूं, और ये जो आप जो प्लानिंग बोलते हैं ना हम लोग करना ही है, आपको मैं पक्का बुलाने वाला हूं, लेकिन बाद में आपको ही बुला लेता हूं। ऐसा 45 वाला बोलता है। 50 वाले के पास पहुंचते हैं तो 50 वाले क्या बोलते हैं मालूम है, बच्चों का हायर एजुकेशन का मैं टेंशन में हूं, और बेटा बोलता है डॉक्टर बनना है, बेटी बोलते है इंजीनियर बनना है, पायलट होना है, ऐसा बोल रहे हैं। हमारे जमाने में इतना खर्चा नहीं था, लेकिन आज ये बहुत बड़ा खर्चा है, ये कैसा करने का उसका मैं तैयारी में लगा हूं, मैं आपको बुला लेता हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करना। ऐसा 50 वाले बोल रहे। 55 वाले के पास पहुंचता हूं, 55 वाले का एक ही सवाल होता है, बेटी की शादी इंपॉर्टेंट है कि मेरा सेविंग इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताओ, बेटी को रोक सकते हैं ऐसा? बेटी का शादी होने के बाद फर्स्ट मैं आपको ही बुला लेता हूं, ऐसा 55 वाला बोलता है। और 60 वाले के पास पहुंचते हैं हम लोग, इनके भी 5 साल निकल गए। 60 वाले क्या बोलते मालूम है, आपने बहुत लेट कर दिया, आपने बहुत लेट कर दिया, आपने पहला आना चाहिए था, ऐसा बोलते। मैं तो आया ही था ना, आपने ही तो पोस्टपोन किया ना। ऐसा हर एक के जीवन में होता है, और जिसके वजह से लोग ये खड्डे में गिरते हैं। वो 63% का जो खड्डा बताया था ना, ये सब रीजन के वजह से होते हैं। आप डिसाइड कर लो, आपने भी ये रीजन बोला था क्या, आपने भी ये रीजन बोला था क्या, ये आप चेक करके देखना। लेकिन ये रीजन की वजह से जीवन में कितना नुकसान होता है आप देख लो, जीवन में अपना कितना नुकसान होता है। एक कॉस्ट ऑफ डिले, कॉस्ट ऑफ डिले क्या है आप देख लो। ये कोई प्लान नहीं है, ये एक एग्जांपल है। एक व्यक्ति सपोज महीने का 10,000 रुपया बचाती है, 10,000 पर मंथ कोई भी व्यक्ति सेव करती है। सो 25 वाला सपोज सेव करता है अपना 60 के लिए, रिटायरमेंट के लिए 10,000 रुपया महीने बचाता है। वो जब भी 60 बनता है उसके पास 1,42,00,000 रुपीस तैयार होता है। लेकिन उसने क्या बोला, बाद में करता हूं।
तो 30 वाले ने करेंगे ना, वही 10,000 रुपये हर महीना, उसके पास 1 करोड़ रुपया बनता है। 5 साल लेट किया लेकिन उसको 42 लाख रुपए कम मिलता है। ये बहुत लोगों को नहीं मालूम। 5 साल डिले करने का उसको कॉस्ट लगा 42 लाख रुपए, लेकिन उसने नहीं किया। 35 वाले ने किया, महीने का 10,000 रुपया, वो जब भी 60 होता है उसको खाली 69 लाख रुपीस मिलता है। देखना उसने जीवन में अपना कितना माइनस किया। 40 वाले ने हर महीना 10,000 रुपये साइड में किया, 60 उम्र में उसको खाली 46 लाख रुपीस मिलता है। 45 वाले ने किया तो उसको खाली 29 लाख रुपीस मिलता है। 50 वाले ने किया खाली 16 लाख रुपया मिलता है। 55 वाले ने किया तो खाली 7 लाख रुपया मिलता है। और 60 वाले के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, और वो जो 60 वाला है उसको बड़ा तकलीफ वाला है। अभी मैंने ABCD अंकल बताया था ना, यही तो अंकल है अभी मैं बताने वाला हूं। ये अंकल कौन है? 25 और 30 जो उन्होंने चालू किया था वो ए वाले अंकल है। मैंने ABCD का यह दिया था ना अंकल का एग्जांपल, इंटरव्यू लिया था ना। ये 25 और 30 वाला जो है ना वो ए अंकल है। 1 करोड़ 42 लाख और 1 करोड़ मिलेगा तो जिंदगी में जो जो चीज चाहिए वो कर सकता है, इतना पैसा रहेगा। तो ये वाला अंकल है। ये 35 40 45 वाला, ये 3 लाइन वाले जो लोग है ना, ये बी वाले अंक है। आराम का जिंदगी जी सकता है, आराम का इतना पैसा रहेगा तो बहुत मजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आराम का जिंदगी जी सकता है। सी वाला अंकल है, 50 और 55 वाला जो है ना, ये सी वाला अंकल है। उनको इतना पैसा रहेगा तो काम करना ही पड़ेगा। एक मेडिकल बिल में इतना पैसा जा सकता है अपना। ये 16 लाख को और 7 लाख को कोई वैल्यू नहीं है। एक मेडिकल बिल में ये खत्म हो सकता है। मैंने एग्जांपल भी आपको बताया। इसके लिए उनको काम तो करना तो पड़ेगा। और डी वाला अंकल कौन है? ये 60 वाला जो है ना वो डी वाला अंकल है। डी वाला अंकल जिसको डार्क डार्क नजर आ रहे हैं ना, वो डी वाला अंकल है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और 2 सेकंड का टाइम देता हूं। जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो भी आप डाल सकते हैं आपका अभिप्राय, और जो आप मुझे अभी सामने मीटिंग में सुन रहे हैं वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको कौन सा अंकल बनना है, ABCD में कौन सा अंकल आप बनना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी डाल सकते हैं। बहुत लोगों ने ए अंकल सिलेक्ट किया, थोड़े लोग ए, बहुत लोग ज्यादा ए कर रहे हैं, थोड़े लोग बी भी बोल रहे हैं। थोड़े लोगों को आराम का भगवान जो देता है वो आप ले लो, भगवान तथास्तु तो बोल देगा। अरे वाह, रोहित जी को मैं बहुत कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं कि उन्होंने ए ऑप्शन वो ऑलरेडी ए करके बोला। कांग्रेचुलेशन सर। मैं चाहता हूं कि आज जो आए हुए सब लोग ए ऑप्शन में हो जाए। और मैं लास्ट में अभी तक जो बताया उसका एक समरी में बोलना चाहता हूं कि जिंदगी में आप जब भी 60 कंप्लीट करोगे, आप जब भी लाइफ आपका 60 होगा, आपका जितना भी एज होना है, आपके पास बहुत कुछ होगा 60 में, लेकिन आपके पास ये 2 चीज होना चाहिए। मैं एकदम दिल से बोलता हूं, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस आपको बोलता हूं। आपके पास एक मजबूत रिटायरमेंट फंड होना चाहिए और आपके पास एक पेंशन होना चाहिए। रिटायरमेंट फंड इमरजेंसी के लिए होता है, पेंशन जीने के लिए होता है। आपने मेहनत करके जो भी एसेट्स क्रिएट किया, जो भी संपत्ति क्रिएट किया, जितना भी आपने प्रॉपर्टी बनाया, उसके ऊपर आपको कंट्रोल चाहिए, तो आपके पास फंड होना चाहिए। और आपके पास फंड नहीं होगा तो जिसके पास फंड होता है वो अपने बनाया हुआ एसेट्स के ऊपर कंट्रोल करेगा, और ये फंड खत्म भी हो सकता है। मैंने बहुत लोग रिटायर्ड हो गए लोगों को देखा, 5 साल के बाद जाता हूं, उनके पास वो फंड नहीं होता है। बहुत फंड मिला उनको, 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ फंड मिला, 5 साल के बाद नहीं होता है उनके पास वो फंड। किधर जाता है? कल बेटा बोलता है घर लेने के लिए मदद करो, कल बेटी की शादी करना है। और बहुत लोग रिटायर्ड होने वाले लोगों को नजर लगा के बैठते हैं कि ये व्यक्ति कभी रिटायर होगा और उसका हम लोग कैसा बेनिफिट ले ले, तो ये फंड खत्म भी हो जाता है। तो आपके पास एक पेंशन होना चाहिए। और पेंशन मतलब खाली पॉलिसी नहीं है, पेंशन मतलब खाली पॉलिसी नहीं है। पेंशन का मतलब आज बताने जा रहा हूं, आप आपके डायरी में लिख लो। पेंशन का मतलब यह है, 1 तारीख हो गया, बैंक में गए, शटर ओपन हो गया, अकाउंट देखा, हस्बैंड वाइफ को उनकी लाइफस्टाइल चलाने के लिए जितना पैसा लगता है उतना आना चाहिए, उसको पेंशन बोलते हैं। उसको पेंशन बोलते हैं, वो होना चाहिए। मैं बोलता हूं आप किसी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं, आप किसी को मत देखना। आपका 60 उम्र का जो लाइफ है
उसको कंटिन्यू करने के लिए जितना पैसा लगता है उतना आना चाहिए। लेकिन आज ये मैंने बहुत लोगों को बोला, लेकिन बहुत लोग क्या बोल रहे हैं, बहुत लोग आज क्या बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, मेरे पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, ये मेरा कॉर्पस है और उसका जो रेंट आता है वो मेरा पेंशन है, ये चलेगा क्या? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ये चलेगा क्या। मेरा सभी का सवाल है कि बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है और उसका जो रेंट आता है ये मुझे चलेगा क्या? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं मुझे यस ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा, यस और नो, तो आप डाल सकते हैं। बहुत लोगों ने डाला यस और बहुत लोगों ने नहीं बोला। मैं भी, मेरा भी यही आंसर है, ये नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा ये भी मैं बोलना चाहता हूं। ये जो प्रॉपर्टी जो है, ये जो प्रॉपर्टी है उसका कंट्रोल आपके पास कभी तक रहेगा मालूम है? जब तक आपका इनकम है तब तक आपका कंट्रोल है। जिस दिन आपका इनकम बंद हो गया, जो इनकम करेगा वो इसके ऊपर कंट्रोल करेगा। ये मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूं। आज दुनिया का सबका छोड़ो, आज रेमंड के जो ओनर है सिंघानिया साहब का क्या कंडीशन है? उनका कंट्रोल है, उनके पास 12,000 करोड़ का संपत्ति है, लेकिन आज उनका कंट्रोल नहीं है। रीजन अलग अलग हो सकते हैं, रीजन अलग अलग हो सकते हैं, तो ये चलेगा नहीं। दूसरा रीजन ये है, दूसरा रीजन है कि ये कॉर्पस करके नहीं चलेगा, रेंट आपको पेंशन करके नहीं चलेगा। रीजन ये है कि मेरा 2 प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दिया, मेरा एक ऑफिस है उसको मैं रेंट पे दिया, मेरा एक एक्स्ट्रा घर है रेंट पे दिया, मुझे 8-9 महीना से रेंट नहीं आ रहा है। क्यों रेंट नहीं आ रहा है? जो रेंट पे है उनको कुछ फाइनेंशियल तकलीफ है जिसके वजह से वो रेंट नहीं दे रहा है, या आज का लॉकडाउन के वजह से नहीं, पहले से उसको थोड़ा प्रॉब्लम है करके मुझे दोनों रेंट नहीं दे रहे। अभी वो रेंट के ऊपर आज मैं जी नहीं रहा हूं, मेरा अलग से इनकम है जिसके वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप मुझे बोलना मेरा एज है 65 और वो सपोज रेंट के ऊपर मैं डिपेंड होता, तो आज मैं इधर बैठ के वो रेंट वाले को निकाल सकता हूं, लेकिन 65 वाला उसके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। इसके लिए रेंट है सेकेंड इनकम करके चलेगा, पेंशन करके नहीं चलेगा, पेंशन करके नहीं चलेगा। दूसरा एग्जांपल बोलता हूं, कुछ 2 साल पहले मुझे राइट व्यक्ति नहीं मिला था जिसको मैं रेंट पे दे सकूं। मैं किसी को तो रेंट पे दे नहीं सकता है ना, कोई आया उसको दे, ऐसा नहीं दे सकता है ना उसको, तो राइट व्यक्ति मुझे मिला नहीं था, तो मेरा जो प्रॉपर्टी था वो करीब 1.5 साल तक खाली गया, तो 1.5 साल तक मुझे रेंट नहीं मिला। अच्छा, मेरा एज है 65, 1.5 साल तक रेंट नहीं मिला तो मेरा क्या होगा? इसके लिए मैं बोलता हूं कि रेंट जो चलेगा आपको, लेकिन सेकंड ऑप्शन करके रख सकते हैं। आपके पास एक पेंशन होना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं, बहुत लोग जो बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे जो है, इतना हम लोगों ने उसके ऊपर संस्कार किए, इतने हमारे अच्छे बच्चे हैं, ये बच्चे बोलेगा तो मेरा प्रॉपर्टी है और बच्चे बोलेगा तो मेरा पेंशन है, चलेगा क्या? यस नो आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी टाइम का लिमिटेशंस है, इसके वजह से मैं ज्यादा आपका चैट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूं उसको। लेकिन बहुत लोगों ने नो डाल दिया, उसको भी मैं एग्री हूं, उसके ऊपर एग्री हूं, उसके ऊपर मैं एग्री हूं, इसके लिए एग्री हूं। सभी बच्चे अच्छे होते हैं, ऐसा जिन्होंने यस बोला मुझे मालूम है आप बहुत अच्छा वाला बेटा है, लेकिन टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है मैं अभी बताने जा रहा हूं। टेक्निकल प्रॉब्लम देखना, ये सपोज मम्मी डैडी है, ये सपोज मम्मी डैडी है, ये क्या बोल रहे हैं मालूम है? मैंने जो भी कुछ किया मेरे बेटे के लिए किया, मेरे बेटी के लिए किया, अभी बेटा बेटी समान है उसके लिए, और ये उसके ऊपर मैंने अच्छे संस्कार भी दिए हैं और ये मुझे संभालेगा। और ये बेटा भी है ना, ये बहुत अच्छा वाला बेटा है, ये अपने जैसा ही आपके जैसा ही बेटा है। और वो बेटा क्या बोल रहा है मालूम है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं आपके लिए। और ये बेटा जो है महीने का 1 लाख रुपया कमा रहे, लेकिन ये बेटा महीने का 1 लाख रुपया क्यों कमाता है? ये बेटा महीने का 1 लाख रुपया क्यों कमाता है? क्योंकि उसका बच्चे जो है, ये बेटे के जो बच्चे हैं वो 2 चीज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और ड्रीम देख रहे हैं, पढ़ाई करते ड्रीम देख रहे हैं, और ये सब अचीव करने की जिम्मेदारी ये बेटे की होती है। मतलब ये जो 1 लाख रुपया है जो कमा रहे हैं, ये बच्चों का फ्यूचर के लिए वो कमा रहे। लेकिन ये मम्मी डैडी क्या बोल रहे हैं, तो मुझे भी देखो, तो इसमें से ये मम्मी डैडी को पैसा देना पड़ता है। मतलब ये मम्मी डैडी अपना बेटे का पैसा लेता नहीं है, पोते का भविष्य का पैसा ले रहा है।
पोते का भविष्य का पैसा ले रहे। पोते का भविष्य का पैसा लेना है, पोते तो एक्चुअली देना चाहिए, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, ये अपने मम्मी डैडी को मालूम नहीं था। उन्होंने जो भी कुछ किया अपने लिए किया, उनको ये सब चीज किसी ने बताया नहीं था। तो उनको देखना अपना पूरा जिम्मेदारी है। अपना जैसा भगवान का पूजा करते हैं हम लोग हमारे मम्मी डैडी का ख्याल रखेंगे, है ना, उनको जो चाहिए हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग हमारे बच्चे के ऊपर कभी डिपेंड नहीं होंगे। आप लोग बच्चे के ऊपर डिपेंड होंगे तो उनका जो फ्यूचर है, उनका आपका पोते का फ्यूचर डिस्टर्ब हो सकता है। इसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि बच्चे कितना भी अच्छे होंगे, अपना खुद का पेंशन होगा तो अच्छा है। अभी आपको लास्ट में ये बोलना चाहता हूं, आपको आप चेक करके देख लो, अभी हमारे मम्मी डैडी है, आप महीने का 25,000 रुपया देना और उनको खुद का 25,000 रुपया आना, इसमें डिफरेंस है क्या? नहीं है। आपने पैसा देना और उनका खुद का पैसा पेंशन के रूप में आना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इसके लिए अपना खुद का पेंशन होना चाहिए। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका आंसर खाली यस नो में डालना। इधर बैठे हुए कितने लोग हर महीने का 30,000 रुपया, हर महीने का 30,000 रुपया अपने मम्मी डैडी को जरूरत हो या जरूरत ना हो देते हैं? आप यस नो डाल दो। देने की इच्छा तो सबकी है, देने की इच्छा तो सबकी है, लेकिन आज का जो फाइनेंशियल हम लोगों को अलाउ नहीं करता। आप बोलेंगे आपके लिए जो चाहिए करेंगे, लेकिन हर महीना हमारा इनकम में से 30,000 निकाल के मम्मी डैडी को दे नहीं सकते। आज हम लोग दे नहीं सकते, तो हम लोग जब 60 उम्र के बनेंगे तभी हमारा बेटा बेटी अपने को लाख रुपया देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए अपना खुद का प्लानिंग करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी आप लोगों को लगा होगा कि अपने को रिटायरमेंट का प्लानिंग करना चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग करते टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना चाहिए, और उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। आप जो समझ रहे हैं वो रिस्क की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आपने इन्वेस्टमेंट रिस्क जब भी मैंने बताया, जो आपने समझा वो रिस्क नहीं है, मैं अलग रिस्क के बारे में बोल रहा हूं। आज आप चेक करके देख सकते हैं, इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आता है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आता है, डेवलप कंट्री में अभी जा रहा है। जब भी डेवलप कंट्री होते हैं उधर दो चीजें होते हैं, इंटरेस्ट रेट है ना डाउन होता है और टैक्स स्लैब बढ़ता है। आज कोई भी डेवलप कंट्री में देखना, यूके यूएसए में जो डेवलप कंट्री है उसमें देखना, ये चीज आपको नजर आएगा कि उधर के टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब बहुत बड़े हुए हैं और इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन है। अच्छा, टैक्स स्लैब बढ़ाते किसके लिए? कि गवर्नमेंट को, मतलब देश चलाने के रेवेन्यू जमा होता है, इसके लिए टैक्स स्लैब गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ता है। पैसा आएगा तो ये सब चलेगा। और इंटरेस्ट रेट डाउन क्यों करना पड़ता है? बहुत लोगों को इसका आइडिया नहीं है कि इंटरेस्ट रेट डाउन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कर रहा है क्या? नहीं, उसका रीजन ये है, इंटरेस्ट रेट डाउन होगा तो बिजनेसमैन जो होता है, धंधे वाले लोग है ना, लोन लेते हैं। वो लोन लेके क्या करते हैं? मजा नहीं करते, वो धंधे में डालते हैं और धंधे में डाल के बिजनेस डेवलप करते हैं। और बिजनेस डेवलप हो गया क्या, देश का डेवलपमेंट होता है। समझ में आया? तो इसके लिए इंटरेस्ट रेट डाउन करना पड़ता है। रेपो रेट डाउन हो रहा है। रेपो रेट 20 साल पहले 14.5% था, आज 4% के ऊपर आ गया। रेपो रेट का मतलब यह है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को जो रेट से, जो इंटरेस्ट से पैसा देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं, और वो कंट्री का करेक्ट रेट होता है। और ये रेपो रेट का 2% ऊपर बैंक अपने को एफडी के ऊपर इंटरेस्ट देती है और 3-4% ऊपर हाउसिंग लोन मिलता है। ये रेपो रेट के हिसाब से ये सब चलता है। लेकिन ये उसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या हो गया? फॉर एग्जांपल, आज मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। यही 1 करोड़ रुपया 20 साल पहले होता तभी 14.5% इंटरेस्ट रेट था, तो मुझे 14 लाख रुपया, 15 लाख रुपया मिलता था। 1 करोड़ के ऊपर 15 लाख रुपया मिलता था। बाद में क्या हो गया? 9% हो गया। 1 करोड़ है लेकिन 9 लाख आएगा। बाद में इंटरेस्ट रेट हो गया 8%। 1 करोड़ है लेकिन 8 लाख आने लगा। बाद में 7 लाख आने लगा। बाद में 6 लाख आने लगा। अभी बैंकों का एफडी का इंटरेस्ट रेट 5% हो गया। 1 करोड़ है लेकिन खाली 5 लाख रुपया मिलेगा। महंगाई बढ़ रही है, आपका इनकम घट रहा है। महंगाई बढ़ रही है, आपका इनकम घट रहा है। तो आज 1 करोड़ के ऊपर 5 लाख आता है,
5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, 15 साल के बाद क्या होगा, जो यूके यूएसए में हो गया तो इंडिया में होगा। तो जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं उनको एक ध्यान देना जरूरत है, उसमें जो इंटरेस्ट जो मिलेगा उसका गारंटी करके लेना चाहिए, आपको गारंटेड वाले में डालना चाहिए। आज इंडिया में कॉर्पस बनाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन इंटरेस्ट की गारंटी आपको कोई नहीं देता है। लेकिन गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल है जिसमें आज आप डिसाइड कर सकते हो इंटरेस्ट की गारंटी। जो जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस आज किया है, जिन्होंने आपको बुलाया, आप उनको पूछ सकते हैं। आज एक बहुत अच्छा चीज अवेलेबल है जो आप उनको पूछ सकते हैं। ये 4 वर्ड जो है, 4 वर्ड मैं अभी बताने जा रहा हूं। भगवान को आप एकदम दिल से प्रार्थना करेंगे, भगवान मिल सकते हैं। मैं वापस बोलता हूं, आप दिल से भगवान की प्रार्थना करते हैं, आपको भगवान मिलेंगे। लेकिन ये 4 वर्ड आपको फ्यूचर में कभी नहीं मिलेंगे जो आज अवेलेबल है। 8% गारंटेड टैक्स फ्री लाइफ टाइम। वापस बोलता हूं, 8% गारंटेड टैक्स फ्री लाइफ टाइम। ये 4 वर्ड फ्यूचर में कभी भी आप सुनने को भी मिलेगा नहीं। और इसका प्लानिंग कैसा करने का, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनको पूछ सकते हैं। और ये अभी जो मैंने बताया 8% टैक्स फ्री लाइफ टाइम, ये क्या है, उनके पास से ये 1 to 1 समझ के ले सकते हैं। मैं इसके लिए बोलता हूं कि आज इसके लिए मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि फाइनेंस जो होता है हमारे मुट्ठी में होना चाहिए। हम लोग, मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जो ग्रुप में दे सकता है उतना ही बताऊंगा, फिर बाकी का जो इंफॉर्मेशन है 1 to 1 हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आपका जो फाइनेंस है दुनिया के सामने ओपन नहीं होना चाहिए, अपने मुट्ठी में होना चाहिए। तो हम लोग 1 to 1, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया वो 1 to 1 आपके साथ बात करेगा और ये सब चीज का प्लानिंग करके दे देगा। अभी मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन अभी दे रहा हूं। 45, आज जो लोग 45 में आज इधर बैठे हैं, उनका, बहुत लोगों का मैंने देखा थोड़ा सा गलती हो गया। मैं भी मानता हूं मेरा भी गलती हो गया, मेरा भी इसमें गलती हो गया। और ये गलती आज का जो जनरेशन है, आज जिन्होंने काम का शुरुआत किया है, ये जनरेशन का गलती नहीं होना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन से आपको मालूम पड़ेगा। तो हमारा क्या गलती हो गया वो भी मालूम पड़ेगा, और हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्होंने गलती क्या नहीं करना चाहिए ये भी मालूम पड़ेगा। 45 to 65 ये जो एज होता है ना, ये हाईएस्ट जिम्मेदारी वाला एज होता है लाइफ में। जो जो जिम्मेदारी आता है, ज्यादातर जिम्मेदारी 45 में 65 में आती है। 25 में अपना जितना इनकम होता है उससे कई गुना ज्यादा 45 में अपना इनकम हो सकता है। लेकिन जिम्मेदारी इतना ज्यादा बढ़ती है, ये जिम्मेदारी इतना ज्यादा बढ़ती है, ये जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत लोग लोन करते हैं। लोन इतना ज्यादा करते हैं, किसके लिए करते हैं, जिम्मेदारी के लिए करते हैं। मजाक करने के लिए लोन की नहीं बात कर रहा हूं मैं, जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। लोन इतना ज्यादा करते हैं कि बहुत लोग उसके ईएमआई टाइम पे भर नहीं सकते। उनको भरना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, भरना चाहते हैं, लेकिन वो भर नहीं सकते कि इनकम और एक्सपेंसेस का थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। ईएमआई टाइम पे नहीं भरा तो अपना जो अकाउंट को, जो लोन अकाउंट को एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। एनपीए अकाउंट हो गया। दो चीज हमारे जिंदगी में होती है, जो ब्रांच मैनेजर है जिधर से हम लोगों ने लोन लिया, वो वसूली के लिए घर पर आता है, और साथ साथ हमारा सिबिल रिकॉर्ड जो है ना खराब हो जाता है। ये सब चीज 45 to 65 के लाइफ में बहुत लोगों को जीवन में होते हुए मैंने देखा है। इसके लिए आज हम लोगों ने उसका एक सॉल्यूशन ढूंढा। अभी समझिए 25 साल का बेटा या बेटी है, उसका नाम हम लोग सपोज यक्ष रख देते हैं। उसको मैं समझा रहा हूं, राजा ये सब चीज 45 में 65 में होती है, लेकिन आपको समझ इधर 1 करोड़ रुपए चाहिए ये जिम्मेदारी निभाने के लिए। उसके लिए आज से महीने का 20,000 रुपया साइड में करते हो तो 20 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपया तैयार होता है। वो बोलता है, सपोज वो कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है, बोलता है कि 20,000 रुपए साइड में करके 1 करोड़ रुपया कैसा बनता है, वो पूछता है। मैं उसको समझा रहा हूं, 20,000 इंटू 12 इंटू 20 करेगा तो आपका कंट्रीब्यूशन होता है 48 लाख। इसमें इंटरेस्ट मिलता है 52 लाख, और आपके पास 1 करोड़ रुपया तैयार होता है, और आप ये जिम्मेदारी के लिए रेडी हो जाते हो, और साथ साथ आप 52 लाख से रिच बनते हो, आप अमीर बनते हो। तो 52 लाख तो उसका बढ़ गया, इसके लिए वो रिच बन गया। उसका एक फ्रेंड है, उसका नाम है भाई, उसको भी मैंने ये बताया, ये सब स्टोरी उसको भी बताया।
आणि उसको भी बोला राजा आप भी चालू करो, आपके जो फ्रेंड है उसने भी चालू किया है। लेकिन भाई क्या बोलता है मालूम है? भाई बोलता है कि ये जो बचत सेविंग जो आप बोल रहे हैं ना, हमारे मम्मी डैडी ने किया रहेगा, मेरे फ्रेंड ने किया रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा लाइफ एंजॉय करने वाला हूँ, थोड़ा सा मजा करने वाला हूँ, आणि आपने जो बोला है ना बाद में करता हूँ, ऐसा भाई बोलता है। नंतर म्हटलं की अंतर पडतं, वो करे नहीं करे, लेकिन एक चीज बढ़ रही है, उसका एज बढ़ रहा है। 20 साल के बाद ये बन गया 45, 20 साल के बाद बना 45, मतलब जिम्मेदारी का उसका एज चालू हो गया। अभी एक्स के पास 1 करोड़ रुपया आया, वाई के पास 1 करोड़ रुपया नहीं आया, तो भाई क्या करेगा? 1 करोड़ रुपया लोन लेगा, 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख का ईएमआई भरेगा, 1 लाख इंटू 12 इंटू 20 करेगा, ये 2 करोड़ 40 लाख रुपया भरेगा। 1 करोड़ तो उसने वापरा, उसमें से 1 करोड़ में माइनस कर देता हूं, तो 1.4 CR वो इंटरेस्ट का भरेगा, 1.4 CR वो इंटरेस्ट का भरेगा। मतलब ये भाई जो है 1.4 CR से गरीब बन गया, पुअर बन गया। एक्स 52 लाख से रिच बन गया, वाई 1.4 CR से पुअर बन गया। स्टोरी इधर खत्म नहीं होती है, स्टोरी इधर अभी चालू होती है। अभी देखना, अभी दोनों का एज है 45। अभी मैं भाई के पास जाता हूं और उसको बोलता हूं, राजा आपने मेरा बात पहला माना होता, आज परिस्थिति थोड़ा अलग होता, ये इसको मैं वापस दोहराता नहीं। अभी आप दूसरा बात मेरा मान लो, 20 साल के बाद आप बनोगे 65, 20 साल के बाद आप बनोगे 65। आज ये जर्नी जो है ना, ये जर्नी का आप तैयारी कर लो। ये जर्नी में आपको कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। आज आपको ये सब लोन भी क्यों मिला? आपका इनकम था। मैंने बहुत सारे उसको एग्जाम्पल बताए, गीता कपूर जी का एग्जाम्पल उनको बताया, रेमंड के ओनर का मैंने एग्जाम्पल बताया, अच्छे अच्छे लोगों को तकलीफ होती है बताया। लेकिन भाई क्या बोलता है कि 20 साल पहले जब भी आप मिले थे ना, मेरा तभी एज कम था, तभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था आप क्या बोल रहे थे, लेकिन अभी फुल्ली मैं मैच्योर्ड हूं, आप जो बोल रहे हैं मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास 1 करोड़ का लोन है, 1 लाख का ईएमआई में भर रहा हूं, एक पैसा भरने का इधर मैं दिमाग लगा रहा हूं। आप कितना भी अच्छा बोलेंगे मेरे से नहीं होगा करके भाई बोलेगा। भाई कुछ गलत बोल रहे, भाई तो सही बोल रहे। मैं यक्ष के पास गया, यक्ष को बोला, राजा आपने मेरा पहला बात माना करके आपका जीवन देखो क्या मस्त चल रहा है, अभी मेरा दूसरा बात मानो, ये 65 के आगे का भी जर्नी का तैयारी कर लो। तो यक्ष क्या बोलेगा? यक्ष बोलेगा मैं तो रेडी ही था, आप किधर थे? आपकी मैं राह देख रहा था। ऐसा यक्ष बोलेगा। मैं महीने का 1 लाख रुपया बचत कर सकता हूं, ऐसा यक्ष बोलेगा। अभी मजा देखना, यक्ष भी महीने का 1 लाख रुपया बचा रहे, भाई भी 1 लाख रुपया महीने का बचा रहे, लेकिन भाई जो है लोन भरने के लिए बचा रहा है, लेकिन लोन भरने के लिए साइड में कर रहा है। यक्ष बचत करने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए बचा रहा है। 1 लाख इंटू 12 इंटू 20 करेगा, यक्ष के पास 65 एज में 5 करोड़ रुपया तैयार होता है, 5 करोड़ रुपया तैयार होता है। वाई के पास कितना होता है? चार्ट बॉक्स में जरा डाल सकते हैं, वाई के पास कितना होता है? वाई के पास कुछ नहीं बनता है, वाई के पास कुछ नहीं बनता है। वाई के पास 65 में लोन बिन खत्म करके बैठता है, उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, बच्चे के ऊपर डिपेंड हो जाओ, दूसरा ऑप्शन बच्चे लोग नहीं देख रहे तो काम पे जाना, शरीर साथ नहीं देता है तो भी, तीसरा ऑप्शन है वृद्धाश्रम में जाके रहना। ऐसा 3 ऑप्शन उसके पास होता है। और यक्ष जो राजा जैसे जीता है, राजा जैसे जीता है, क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग में कुछ चीजें किया था। यक्ष ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैसा जमा किया, ध्यान से सुनना, यक्ष ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैसा जमा किया, जिंदगी भर मजा किया, जमा का उल्टा मजा किया। लेकिन भाई ने क्या किया? स्टार्टिंग में थोड़ा सा मजा किया, जिंदगी भर सजा हो गया। अभी आप लोगों को मेरा सवाल यह है, आपको यक्ष बनना है कि वाई बनना है? आप सब लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, यूट्यूब वाले आप लिख सकते हैं, आपको यक्ष बनना है कि वाई बनना है? यक्ष बनना है कि वाई बनना है? आज बहुत लोगों ने यक्ष डाल रहे, जिनको जिनको बोला सब लोग यक्ष बोला है, लेकिन इसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना, मेंटल डिसीजन बोलते हैं। मेंटल डिसीजन सब लोग ले सकते हैं। आपने जो यक्ष बोला है ना, उसको बोलते हैं मेंटल डिसीजन बोलते हैं। मेंटल डिसीजन सब लोग ले सकते हैं, लेकिन फेल किधर हो जाते हैं? फिजिकल डिसीजन लेने में फेल हो जाते हैं, फिजिकल डिसीजन लेने में फेल हो जाते हैं। सपोज बच्चों को स्कूल में टीचर पूछता है कितना स्टूडेंट को डॉक्टर बनना है, सब स्टूडेंट हाथ ऊपर करेंगे, इसको बोलते हैं मेंटल डिसीजन। लेकिन वो डॉक्टर बनने के लिए जो स्टडी करना पड़ता है,
उसको फिजिकल डिसीजन बोलते हैं, वो करने के लिए बहुत लोग फेल हो जाते हैं, बहुत लोग फेल हो जाते हैं। तो मेरा सभी को ये रिक्वेस्ट है कि आज अपने को मेंटल डिसीजन के साथ साथ फिजिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। रिटायरमेंट का, जिंदगी भर का राजा बनने के लिए अपने को फिजिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। एक लास्ट में बोलना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं। आज है ना, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। आज जीवन में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसमें से 95% प्रॉब्लम ये फाइनेंस रिलेटेड होते हैं, 5% प्रॉब्लम अलग होते हैं। लेकिन आज किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम रहेगा, लोग डॉक्टर का सलाह लेते हैं। किसी को लीगली प्रॉब्लम रहेगा, लोग एडवोकेट का सलाह लेते हैं। हमारे घर में पूजा होती है, हम लोग पंडित को बुलाते हैं। लेकिन पैसे के बारे में कुछ भी करना रहेगा, लोग अपने मन से करते हैं। मैं सोच रहा था इतना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट फाइनेंस है, जिसके वजह से 95% प्रॉब्लम हो भी सकते हैं, 95% प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी मिल सकता है। इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंस लोग अपने मन से क्यों करते होंगे, ये तभी जाके मैंने थोड़ा अंदर जाकर स्टडी किया, तभी मुझे मालूम पड़ा। मेडिकल नॉलेज न होने के कारण लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो खुद दवा ले लेते हैं। लीगल नॉलेज न होने के कारण लोग एडवोकेट के पास जाते हैं। लेकिन पैसे का नॉलेज स्कूल में जाने के वाले स्टूडेंट को भी होता है। एक 10 साल का विद्यार्थी है, उसके हाथ में 100 रुपया दिया, क्या करने का उसको मालूम पड़ता है। और बड़ा होने के बाद उसको लगता है सब कुछ मुझे मालूम है। वो अपने मन से करता है। अपने मन से करना और एक्सपर्ट एडवाइस लेके करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। सपोज मुझे घर का रिनोवेशन करना है, मेरे घर का इंटीरियर करना है, मुझे भी थोड़ा आइडिया है, मैं मेरे माइंड से करूं और इंटीरियर डेकोरेट कर को बुला के करूं, इसमें फर्क होता है। फॉर एग्जांपल मैंने किया और थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसका लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। थोड़े लोग क्या बोलेंगे, अरे कलर थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, शोकेस इधर नहीं होना चाहिए था, ये इतना ही बोलेगा। इसका जीवन के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पैसे में आगे पीछे हो गया, उसका इफेक्ट जीवन के ऊपर होता है। इसके लिए मुझे लगता है कि हमारा जो प्लानिंग है एक्सपर्ट एडवाइस लेके करना चाहिए। लेकिन मैं आज देख रहा हूं बहुत लोगों ने, फाइनेंस में एक्सपर्ट लोग भी होते हैं। आज लोग इतना सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आज गूगल में इतना सारा इंफॉर्मेशन है, आज इतने सारे बुक्स अवेलेबल है, यूट्यूब में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके वजह से बहुत लोग आज फाइनेंस में कॉलेज स्टडी न करने के बावजूद भी बहुत लोग आज मास्टर बने। लेकिन मैं एक लास्ट में बोलना चाहता हूं, आप लोग कितना भी मास्टर होंगे, आप कितने भी मास्टर होंगे, आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, एक मैं एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। ये एग्जांपल एकदम ध्यान से अपने को सुनना है और मुझे एक आंसर देना है। ये जो सामने व्यक्ति देख रही है, इनका नाम है डॉक्टर नित्यानंद मांडके जी। इनको आप जानते हैं तो आप यस डाल दो, आप नहीं जानते हैं तो आप नो डाल दो। डॉक्टर नित्यानंद मांडके जी को आप जानते रहेंगे तो आप यस डाल दो। आज बहुत लोगों ने इधर नो लिख दिया। इसका मुझे बहुत 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 मुझे इसका दुख हो रहा है कि डॉक्टर नित्यानंद मांडके जी को आज बहुत लोग नहीं जानते। डॉक्टर नित्यानंद मांडके जी ये वर्ल्ड के बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट थे। वर्ल्ड के बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट थे। बाला साहेब ठाकरे साहब का बाईपास उन्होंने करवाया था। इतना बड़ा व्यक्ति का बाईपास करना रहेगा तो उन्होंने इनको सिलेक्ट किया था। आप समझ सकते हैं कितने बड़े व्यक्ति थे और बहुत अच्छे दिल वाले व्यक्ति थे डॉक्टर नीतू मांडके जी। उनको डॉक्टर नीतू मांडके करके जानते हैं। और उनका एक सपना था भारत देश में, बॉम्बे में एक ऐसा हॉस्पिटल बने जिसमें कम रेट में, कम पैसे में हार्ट के ऊपर इलाज हो जाए। ऐसा उनका एक सपना था। इसके लिए उनका पूरा वो मेहनत कर रहे थे। हॉस्पिटल बनाने के लिए उनका पूरा पूरा एक एक मिनट का वो यूज कर रहे थे, उसका पूरा मेहनत कर रहे थे। लेकिन उनका बैड लक 42 एज में 42 एज में उनका ही हार्ट अटैक से डेथ हो गया। और उनका जो सपना था सपना ही रह गया। और उनका जो हॉस्पिटल था वो अंबानी जी ने वो खरीदा। और आज जो हॉस्पिटल कोकिलाबेन हॉस्पिटल नाम से आप जो देखते हैं, ये जो हॉस्पिटल है ये डॉक्टर नित्यानंद मांडके जी का ये खुद का सपना था। लेकिन आज ये उनका हॉस्पिटल होता। आज सब लोग बोलते थे कि डॉक्टर नित्यानंद मांडके जी को हम लोग जानते हैं, ऐसा बोलते थे। लेकिन उनका उधर नाम नहीं है, इसके वजह से आप लोग उनको नहीं जानते। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है।
डॉक्टर नित्यानंद मांडके जी को हार्ट कैसा चलता है मालूम था क्या? मालूम था? नहीं था। डेफिनेटली मालूम था। हार्ट को प्रॉब्लम आया तो क्या करने का मालूम था क्या? नहीं मालूम था? डेफिनेटली था। हार्ट अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए था वो मालूम था क्या? नहीं मालूम था? डेफिनेटली मालूम था। फिर भी हार्ट अटैक क्यों आया? सब कुछ मालूम होने के बाद, जैसा आज हम लोग, बहुत लोग फाइनेंस के बारे में सब कुछ जानते हैं, फाइनेंस के बारे में बहुत लोग सब कुछ जानते हैं, वैसे ही नित्तू मांडके जी हार्ट के बारे में जानते थे, फिर भी हार्ट अटैक क्यों आया? ये मेरा आप लोगों को सवाल है। उन्होंने एक गलती किया ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने एक गलती किया, उन्होंने एक डॉक्टर को अपॉइंट किया होता और बोला होता, आज बहुत डॉक्टर लोग जॉब भी करते हैं। सपोज आपको बाहर 1 लाख रुपया सैलरी मिलती है, आपको मैं 2 लाख रुपया सैलरी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक एग्जांपल बोल रहा हूं, लेकिन आपका एक ही काम है, मेरा हार्ट का ख्याल रखो बस, और कुछ आपका काम नहीं है। मैं मेरे काम में बहुत बिजी हूं, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मुझे एक ही काम करना है, मेरा हार्ट का आप ख्याल रखो। ऐसा डॉक्टर को बोला होता तो शायद शायद डॉक्टर बच सकते थे। उनको अपना हार्ट का ख्याल रखने के लिए टाइम नहीं मिला, इसके वजह से उनको हार्ट अटैक आया। वैसा आज बहुत लोगों को फाइनेंस में अटैक आते हुए मैंने देखा। अच्छा अच्छा लोगों का आज कंडीशन खराब हो गया, क्योंकि मैं बोलता हूं फाइनेंशियल अटैक उनको आ गया। इसके लिए हम लोग कितना भी एक्सपर्ट होंगे, हम लोग कितना भी एक्सपर्ट होंगे, हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपना फाइनेंस का ख्याल रखे। जैसा डॉक्टर के बारे में एग्जांपल मैंने बताया था, तो अपने बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि अपने पास एक व्यक्ति होना चाहिए जो अपना फाइनेंस के बारे में देखे। जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया वो एक एक्सपर्ट व्यक्ति है, एक्सपर्ट फाइनेंस के व्यक्ति है। हो सकता है ये व्यक्ति जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आपका एज से कम भी हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा है। उन्होंने बहुत लोगों का प्लानिंग किया हुआ है, बहुत लोगों को मिले हैं, उनको बहुत सारा उन्होंने स्टडी किया हुआ है, और वो आपका फाइनेंस के बारे में आपके साथ बात करते हैं। और ऐसा व्यक्ति अपना होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और हमारा लाइफ का पूरा प्लानिंग अपने को करके लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो थैंक यू वेरी मच। तो मैं बहुत सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि मुझे जो टाइम दिया, वो टाइम में मुझे जो बताना, वो बताने का मैंने कोशिश किया है। और आपका जो अभिप्राय है, आपको क्या लगा, कैसे लगा, आप इसमें आप डाल सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू। और ऑर्गेनाइजर को भी वापस एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज मुझे बुलाया और मेरा एकदम दिल का जो सब्जेक्ट है वो बात करने के लिए मुझे मौका दिया। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच प्रभु सर। बहुत ही अच्छी तरह से आपने छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने ये सब गाइड किया। हम बहुत ही आपसे धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमारी विनंती सुन के आपने ये सेशन में आए। एक्चुअली हमारे जो एंकर है वो कनेक्ट हो रहे हैं, 1 मिनट। सर कुछ लोगों के सवाल से प्रभु सर आप लाइन पे है। What should be the percentage of invest out of our income to live life like Uncle A? सचिन जी ने उन्होंने एक क्वेश्चन किया हुआ है और कुछ लोग चैट बॉक्स में भी उनका क्वेश्चंस डाल रहे हैं। तो आपकी जो एडवाइजर्स है कैपेबल है आपको आंसर करने के लिए। आप आपके एडवाइजर्स को कांटेक्ट करेंगे तो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तभी भी मैं प्रभु सर को बोलता हूँ कि सर कुछ सवाल जो आए हुए उसका अगर आप आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा। सवाल क्या था गणेश जी? क्वेश्चन ये था कि शुड बी द परसेंटेज टू इन्वेस्ट आउट ऑफ आवर इनकम। हमारे इनकम में परसेंटेज हमने इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको एक्चुअली टाइम हो गया, फिर भी मैं ये इसका आंसर देना चाहता हूं। आपका इनकम कितना भी होने दो, एक फाइनेंस का एक थंब रूल होता है। कोई इनकम महीने का 25,000 रुपया कमाने दो, कोई महीने का 2.5 लाख रुपया कमाने दो, इनकम इंपॉर्टेंट नहीं, उसका प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इनकम का 30%, आपका जितना भी इनकम है, इनकम में से 30% आपको खर्चा करने के लिए अलाउड है। आपका जो महीने का खर्चा है, आपका इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30%
30% आपको ईएमआई भरने के लिए अलाउड है। आप ईएमआई जो हमारे जो होते हैं वो 30% होना चाहिए, 30% से ज्यादा ईएमआई नहीं होना चाहिए। 10% लाइफस्टाइल के लिए साइड में करना चाहिए, लाइफ थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, लाइफ एंजॉय नहीं किया स्टार्टिंग में, आज एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सब लोग लाइफ एंजॉय भी होना चाहिए, लेकिन 10% में होना चाहिए। और 30% कम से कम अपने को बचत करना पड़ेगा। आपका इनकम का 30% अपने को साइड में करना पड़ेगा। और ये 30% हम लोग जो साइड में करते हैं, 10% शॉर्ट टर्म के लिए, 20% लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, 20% लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। और ये जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म के पास आता है। और बाकी का किस तरह से एग्जैक्टली करना चाहिए, जिन्होंने आपको आज इधर बुलाया है वो एक्सपर्ट एडवाइजर है, वो आपको 1 to 1 बैठ के बात करके इसका पूरा प्लानिंग करके ले लेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर और एक सवाल है रोहित जी का, वो पूछ रहे हैं कि एज 60 में अगर 1 करोड़ काफी होगा या मुझे और प्लानिंग करने की जरूरत है। और एक सवाल है रोहित जी का। हाँ जी, क्या बताया? वो कहते हैं कि सर मेरा एज 32 है, अब एज 60 में मुझे 1 करोड़ रुपया काफी होगा मेरे रिटायरमेंट के लिए कि मुझे और करने की जरूरत होगी? नहीं, ये अभी मैंने जो एक करोड़ बताया वो एक एग्जाम्पल के दौर के ऊपर बताया। आज है ना, अपने को इन्फ्लेशन के साथ में एक काउंट करना पड़ेगा। सपोज आज 25,000 रुपया लगता है, एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। आज कोई भी खर्चा देके ना 20 साल में खर्चे के ऊपर एक जीरो ऐड हो रहा है, सिंपल भाषा में मैं बोलना चाहता हूँ। तो आज सपोज महीने का 25,000 रुपया लगता है, तो 20 साल के बाद 1 लाख में काम नहीं चलेगा, 2.5 लाख रुपया लगेगा। और वो इन्फ्लेशन के 6%, 7%, 8% वो काउंट करके कितना लगता है उसका प्लानिंग कर सकते हैं। और उतना कॉर्पस चाहिए अपने को, उतना पेंशन चाहिए, तो आज कितना बचत करना पड़ेगा उसका प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, सपोज मुझे वो टाइम में 2 करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन 2 करोड़ करने के लिए आज मेरा बजट नहीं बन रहा है, तो क्या करने का, आज जितना होता है उतना का करने का, और बाद में जैसा जैसा इनकम बढ़ेगा उसको बढ़ाते जाने का, हमारा जो टारगेट है वो उसको अचीव करने का। लेकिन ये सब हम लोग 1 to 1 करेंगे, हर एक का इनकम अलग है, हर एक का जिम्मेदारी अलग है, सबका ये अलग है। तो बाकी का सब बातें है ना 1 to 1 बैठ के हम लोग बात करेंगे। जिन्होंने उनको इनवाइट किया है वो 1 to 1 बताएगा, उनको पास बैठेगा और उसके साथ बात करेगा। थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल हम टाइम के लिमिट की वजह से नहीं ले पाते हैं, लेकिन आप आपके एडवाइजर्स को कांटेक्ट करेंगे तो आपको आगे गाइड करेंगे वो। मैं परिणीता मैडम को बोलूंगा कि आप सेशन का समाप्त कीजिए। ओवर टू परिणीता मैडम। यस, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ हमारे आज के स्पीकर प्रभु देसाई जी का। उन्होंने बहुत ही अच्छा और बढ़िया टॉपिक आज लिया है, रिटायरमेंट लॉकडाउन। थोड़ी सी रिकैप में देती हूँ आज के सेशन के बारे में जो उन्होंने हमें बताया। एड्रेस और डायरेक्शन अगर हमें पता होगा तो हम डेस्टिनेशन तक डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। सर ने राजा की जो स्टोरी बताई उस माध्यम से उन्होंने हमें बहुत ही एक अच्छा मैसेज दिया हुआ है। राजा ने अभी का भी सोचा और बात का भी सोचा, इसके लिए वो लाइफ टाइम राजा ही बना रहा। आप कौन से परसेंटेज में आना चाहते हो वो आपको ही निश्चित करना है। मराठी में कहावत है, नंतर म्हटलं की अंतर पडतं। 60 एज के बाद हमारी लाइफ आगे बहुत ही बड़ी एक जर्नी है, तो उसकी तैयारी हमें आज ही शुरू करनी चाहिए। सर ने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लिए हैं, जैसे कि 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी के बारे में भी उन्होंने हमें थोड़ा सा बताया, और रिच और पुअर कॉन्सेप्ट। ये 3 कॉन्सेप्ट में से उन्होंने हमें बहुत अच्छी सारी चीजों का बारे में जानकारी दी है। सर ने बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया है जो एक सैनिटाइजर का है। आज के सिचुएशन में जैसे एक सैनिटाइजर काम कर रहा है, उसी तरह आगे 60 एज के बाद भी हमें एक सैनिटाइजर की जरूरत पड़ेगी, और वो है एक पेंशन। यानी हर 1 तारीख को जब बैंक शटर खुलेगा तो हमें जितनी रकम चाहिए उतनी हमें बैंक अकाउंट में आनी ही चाहिए, और उसी के साथ एक कॉर्पस फंड भी। इंपॉर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग एंड कॉस्ट ऑफ डिले, इसका कितना महत्व है, ये इनके बारे में प्रभु देसाई जी ने हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है। प्लानिंग एट एन अर्ली स्टेज इज द बेस्ट ऑप्शन टू लीड अ वेरी गुड रिटायर्ड लाइफ। आज हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट घटते जा रहे हैं और टैक्सेशन की स्लैब भी बढ़ती जा रही है। इस सिनेरियो में
अगर हमें 8% गारंटीड टैक्स फ्री लाइफ टाइम अगर चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, उसके लिए आप हर एक जन आपके एडवाइजर को डेफिनेटली मिलेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमें एक्सपर्ट एडवाइस लेनी ही चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को प्रभु देसाई जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपके जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली लाएगा। अभी सेशन के बाद आपके स्क्रीन पे ब्राउजर की ओर से एक फॉर्म आएगा और वो फीडबैक फॉर्म मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको सबको वो भरना है। अगर हमारा ये सेशन आपको पसंद आया है तो आप डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइएगा ताकि आगे के सेशंस वो भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे। मैं गणेश सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्क्रीन पे अभी पूरा फॉर्म शेयर कीजिए ताकि वो कैसे भरना है वो हमारे पार्टिसिपेंट्स जान पाएंगे। थैंक यू सो मच परी मैडम। देखिए आपको इस तरह से आपके ब्राउजर में फॉर्म आएगा। वो फॉर्म को आपको यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट फॉर्म दिखेगा। नेक्स्ट पेज जो है ये इस तरह से दिखेगा। तो आपको जो है नेक्स्ट पेज में जो है आपको आपका नाम मेंशन करना है। होप आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ये आप 1 मिनट मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जब भी आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये फॉर्म शो होगा। ये फॉर्म में आपको आपका नाम, हाउ वाज द सेशन और आर यू गोइंग टू रिफर दिस टाइप ऑफ सेशन इन योर सर्कल, ये करके आपको सबमिट करना है। ये हमारा फीडबैक फॉर्म है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओवर टू प्रणीता मैडम। मैं फिर से एक बार हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को जितनी भारी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लगा ही रहेगा और आप ये सेशन के बारे में आप आपके दोस्तों तक भी डेफिनेटली पहुंचाइएगा। आगे के सेशन की जब हमारी डेट्स फिक्स होगी हम डेफिनेटली आपकी और आएंगे और आप वापस हमारे साथ जुड़ सकते हो एक नए टॉपिक के लिए। धन्यवाद। गुड नाइट। शुभ रात्रि।